दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। यह है हमारी प्राचीन भारतीय सीरीज का अगला वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय भारत में फैले हुए 16 महाजनपदों के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर आप सभी पीडीएफ और मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र भी हल कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सामान्य ज्ञान, सुपर टैट, यूपी टैट से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा खुद भी 2 बार सुपर टैट परीक्षा मेरिट में पास की चुकी है। अतः मुझे आशा है कि मेरे जो अनुभव है वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, महाजनपदों के विषय में आज जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, वह जानकारी किसी न किसी ग्रंथ या किताब से हम तक पहुंची है, क्योंकि उस समय लकड़ी और कच्चे मकान बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश की जलवायु नम होने की वजह से जो लकड़ी है वह समय के साथ गल गई, इसलिए हमें हड़प्पा सभ्यता की तरह बड़ी बड़ी संरचनाएं देखने को नहीं मिलती। और जो हमारा पत्थरों पर लिखा हुआ जो अशोक के समय में शुरू हुआ, वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के करीब 300 साल बाद प्रारंभ हुआ। अतः जो बौद्ध धर्म थे, जिसमें आंगुरतुक निकाय, महावस्तु, इसके अलावा जो जैन ग्रंथ हैं हमारे भगवती सूत्र, पनीनी का जो अष्टधाई है, उसमें करीब 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ईसा के 1 शताब्दी पूर्व जो संगम साहित्य दक्षिण भारत में लिखा गया था, उसमें से भी हमें इन महानगरों के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप सभी यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 16 जनपदों के विषय में, जहाँ पर आप उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक दूर यहाँ पर आप काम्बोज को देख सकते हैं, गांधार को देख सकते हैं। गांधार का जिक्र महाभारत में भी आता है। जो दुर्योधन था उसको गांधारी नंदन कहते हैं। आप यहाँ पर मगध देश को देख सकते हैं, इसी के बराबर में यहाँ पर अंग देश है। आप सभी इनकी राजधानियाँ भी यहाँ पर देख सकते हैं, और अपने नोट्स बनाते समय आप उन राजधानियों को भी अपने साथ में लिख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में आसानी रहेगी। उसके अलावा आप यहाँ पर अवंती देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक जो हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है जनपद, वह था हमारा मगध जनपद, क्योंकि मगध जनपद के साथ अपने कुछ लाभ थे अपनी स्थिति की वजह से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पर जो है बहुत ही घने जंगल पाए जाते थे। अब उन घने जंगलों में दोस्तों क्या होगा कि वहाँ से हमें लकड़ियाँ मिलेंगी, उसके अलावा हमें वहाँ से हाथी मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर ये एरिया झारखंड और बिहार का वह क्षेत्र है जहाँ से आज भी लोहे की खदानें हैं और लोहा जहाँ से निकाला जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है मगध का, यहाँ से भैया लोहा भी निकल रहा है। उसके अलावा यहाँ से हाथी भी मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से जंगलों के लिए लकड़ियाँ भी मिल रही हैं, जिससे कि हमें जो घर बनाने में आसानी हो रही है, बड़े बड़ी इमारतें बन पा रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो मगध देश है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह कहीं ज़्यादा मजबूत हुई, और उसने क्या किया कि जो और आसपास के जो देश थे उन पे एक तरीके से धीरे धीरे करके कब्जा किया। उससे क्या होता है कि जो हमारा मगध साम्राज्य है वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके विषय में आज हम आगे आने वाले वीडियो में भी जानेंगे। आइए बात करते हैं इन नगरों की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ पर दूसरा नगरीकरण शब्द लिखा गया है। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, तब हमने वहाँ पर जो नगर शैली है वह देखी थी कि किस तरीके से पक्की ईंटों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, बड़ा एक स्नानघर मिला बना, जो था हमारा अन्न रखने की जगह पे मिली। इसी तरीके से हमें जब हम पाली और संस्कृत ग्रंथों को हम स्टडी करते हैं, तब हम देखते हैं कि उस समय मगध देश में काफ़ी बड़ी बड़ी जो इमारतें थी वह पाई जाती थी। यहाँ तक कि एक तरीके से 7 मंजिला ऊंची इमारतों तक का वहाँ पर जो है पाली और संस्कृत ग्रंथों में जिक्र है। इसके अलावा हम 600 वर्ष पहले के हमें करीब काला पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन जो है वह जमीन की खुदाई में से मिले हैं। दोस्तों, अन्य जो भी चीज़ें होती हैं वह समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, परंतु जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं वह मिट्टी के अंदर दबकर एक तरीके से संरक्षित रहती हैं। और जब हम उन बर्तनों को निकालते हैं तब हमें पता होता है कि यह बर्तन किस कालखंड के हैं। तब हमें यह अनुमान हो जाता है कि जो हम खुदाई कर रहे हैं वह खुदाई हमें किस कालखंड
के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रही है। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में काला और लाल मिट्टी के बर्तन जो है वह उपयोग किए जाते थे, जो कि एक तरीके से यह संकेत देता था कि उस सभ्यता के जो लोग हैं वह कितने, एक तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है। आप देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वह अच्छे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं, स्टील के अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले बर्तनों का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से उस जमाने में भी सिंधु घाटी के लोग जो अच्छी अर्थव्यवस्था रखते थे वह अपने बर्तनों पर लाल और काला पेंट करते थे। इसी तरीके से जो हमारे वैदिक सभ्यता में लोग थे, वहाँ के जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह बहुत ही साधारण किस्म के मिले हैं, जिससे हमें उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसका पता लग जाता था। परंतु जब हम यहाँ पर देखते हैं महाजनपदों के विषय में, तब हमें काला पॉलिशदार मिट्टी का बर्तन जो है वह मिलता है, जिसको हम अंग्रेजी में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के एक तरह से वेयर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी बहुत अच्छी स्टडी अगर करना चाहें तब आप देखेंगे कि ये जो बर्तन होते हैं इनका जो महत्व होता है इतिहास में, ये कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो महानगरों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी इस काल में जो धातु मुद्रा है उसका चलन आरंभ हुआ। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हमें धातु की मुद्राएं देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि उस मूवी में भी जो वस्तु विनिमय है, अर्थात जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देने का जो चलन था वह प्रचलित था। उस समय भैया नोट तो होते नहीं थे, ना पैसे होते थे कि आप गए और जाकर आपने कोई भी सामान खरीद लिया। उस वक्त क्या होता था कि अगर आपके पास कोई सामान है और दूसरे के पास कोई दूसरा सामान है और आपको वो सामान चाहिए, तब आपको सामान की एक तरीके से अदला बदली करनी पड़ती थी। परंतु जब हमारा जो महानगरों का काल आरंभ हुआ उस समय धातु की मुद्राएं चली। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब धातु की मुद्राएं चली तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से जो हमारा जैन धर्म था उसमें एक तरीके से विकास हुआ। दोस्तों, पाली और संस्कृत भाषाओं के ग्रंथों में जिन नगरों का जिक्र है उन्हें अब खोज निकाला गया है। यहाँ पर आप सभी उन स्थानों को देख सकते हैं जहाँ पर हमें जो हमारा काला पॉलिशदार बर्तन है वह हमें मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितने भी हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं वह लगभग इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। यह हमारा बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार का वह क्षेत्र है जहाँ पर हमारे 16 जनपद जो है वह एक तरीके से स्थित थे। मैंने आपको बताया कि जो अधिकतर घर थे वह कच्ची मिट्टी के बने हुए थे जो कि समय के साथ नष्ट हो गए थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पी और व्यापारियों की घनी बस्तियां थी। उदाहरण के लिए वैशाली नगर में कुम्हारों की एक तरीके से 500 दुकानें थी। सभी जो नगर थे वह नदी किनारे थे और व्यापारिक मार्गों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कपड़े में किन चीज़ों का व्यापार होता था? हाथी दांत का व्यापार होता था और बर्तनों का जो है वह व्यापार होता था। वाराणसी जो था एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र उस समय था, जहां पर बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ पर हम नगरों की उन विशेषताओं को पाते हैं जो कि आज से पहले ना सिंधु घाटी सभ्यता में ना वैदिक सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी वहाँ के लोगों की आबादी। आप देख सकते हैं कि करीब 2,70,000 जो लोग थे वह पाटलिपुत्र में रहते थे। उसके अलावा 60,000 लोग मथुरा में, 48,000 लोग विदिशा में, करीब 40,000 लोग कौशाम्बी में उस समय रहते थे। 38,000 जो लोग थे वह उस समय उज्जैन में भी रहते थे। व्यापार में वृद्धि के साथ पढ़ाई लिखाई को प्रोत्साहन भी मिला। आलम में अभिलेख शायद पत्थर और धातु पर अंकित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं। दोस्तों, अब आप कल्पना करिए ऐसे बड़े बड़े शहरों के बारे में जहाँ की जो जनसंख्याएं हैं वह इतनी है, तब आपको इन शहरों के जो महत्व है उसका जो है अंदाज़ा लग सकता है। दोस्तों, अभी जिन सिक्कों का जिक्र हमने किया था आप उन सिक्कों को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आरंभिक सिक्के थे वह चांदी के बने हुए थे, परंतु कुछ जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वह हमें तांबे के भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो धातु थी के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार जो वस्तुएं थी उनका एक तरीके से ठप्पा बना दिया जाता था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सिक्के हैं वह इस तरीके से बनाए जाते थे कि किसी भी धातु को थोड़ा पिघला के उसके ऊपर किसी चीज़ से वार किया जाता था। एक तरीके से उससे क्या होता था कि धातु के ऊपर एक छाप आ जाती थी। उन जो सिक्कों को एक तरीके से पंचमार्क सिक्के कहते थे।
सबसे जो पुराने सिक्के हैं वह हमें मगध में मिले हैं। दोस्तों, सिक्कों का जो प्रचलन था वह उस समय इतना था कि हमें ग्रंथों में मरे हुए चूहे का मूल्य भी सिक्कों में आंका गया मालूम होता है। इस तरीके से कि सिक्कों के द्वारा हर चीज का जो मूल्य था वह एक तरीके से निर्धारित था। इससे पहले हमने नगरों के विषय में जाना, नगरों की जो बड़ी बड़ी जनसंख्या है उनके बारे में हमने बात की, परंतु एक सत्य यह भी है कि बिना गांव के नगरों का विकास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा खेती है, जो हमारा अन्न है, वह हमारा गांव से ही जो है पैदा होता है, जिससे जो नगरवासी हैं उनका पेट भरा जाता है। अच्छे जो ग्राम हैं उसके आधार के बिना गंगा मैदान में शिल्पी, वाणिज्य और नगरीकरण का होना हम सोच भी नहीं सकते। लोहे के कई औजार से हमें उस समय मिले हैं जो किसान उस समय एक तरीके से इस्तेमाल करते थे, और वह उन औजारों को नकदी या कीमत चुकाकर खरीदते होंगे, क्योंकि उस समय जो हम एक सिक्कों का जो है वह उपयोग पाते हैं। पाली ग्रंथों में हमें अनगिनत गांवों का उल्लेख मिलता है। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। धनी किसान जो है वह गृहपति कहलाते थे। धान जो है वह मुख्य फसल थी। इसके अतिरिक्त किसान जौ, दलहन, ज्वार, कपास और ईख की भी खेती किया करते थे। दोस्तों, हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जाना था कि जो चावल है वह केवल हमें लोथल से मिला था, परंतु हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो चावल है वह मुख्य फसल बन गई थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसूनी सीजन है वह था। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी, जमीन उपजाऊ थी, जिससे यहाँ पर धान की जो है वह खेती होती थी। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहाँ पर हमें जो प्रशासन है उसके स्पष्ट जो संकेत नहीं मिलते हैं, परंतु हमें जो 16 जनपद है वहाँ की प्रशासन व्यवस्था के विषय में सब कुछ मालूम है, क्योंकि हमें यह सब कुछ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे पता लगता है। हम जानते हैं कि जो राजा का पद था उसकी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी। एक तरीके से राजा को ईश्वर का ही पुत्र माना जाता था। जो उच्च कोटि के अधिकारी थे उन्हें महापात्र कहा जाता था। इन उच्च कोटि के अधिकारियों में मंत्री, सेना नायक और न्याय अधिकारी होते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक अवस्था में जो लोग थे वह छोटे छोटे जो कबीले बनाकर रहते थे। अब ये कबीले क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन कबीलों का जो मुखिया होता था वह ग्रामणी कहलाता था। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग थे वह जब खेती बाड़ी करने लगे, एक एक जगह रुकने लगे, तब उनके जीवन में स्थिरता आई। तब उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया, और जो मुखिया पहले ग्रामणी कहलाता था उसको अब ग्राम भोजक कहलाया जाने लगा। आप ये जो शब्द ग्रामणी है यह आज भी श्रीलंका में पाते हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार ने करीब 86,000 ग्रामीणों को नियुक्त किया था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त कितने गांव होंगे जिन पर जो बिंबिसार जी हैं वह शासन करते थे। दोस्तों, किसी भी राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। यही सब हमें मगध में भी देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मगध के पास जो है वह संसाधन थे। वहाँ से जंगलों से उन्हें हाथी मिल जाते थे, जिनका उपयोग जो है वह युद्ध में किया जाता था। उसके अलावा जो वहाँ से लोहा निकलता था खदानों से, उनसे जो है हथियार बनाए जा सकते थे। हमें जंगलों से लकड़ी भी मिलती थी। इससे क्या होता है कि मगध जो देश है वह शक्तिशाली हुआ। और मगध देश की जब हम सेना के बारे में विचार करते हैं तब हम देखते हैं कि राजा के पास करीब 2000 घुड़सवार सैनिक, करीब 20,000 पैदल सैनिक और करीब 2004 घोड़ों वाली रथ और करीब 6000 हाथी जो है वह उस समय जो मगध देश का राजा था उसके पास मौजूद थे। उत्तर पश्चिमी भारत के राजा हाथी सेना में नहीं रखते थे, क्योंकि हाथी के स्थान पर वहाँ घोड़े पाले जाते थे। इसकी वजह यह है कि पूर्वी भारत में बहुत अधिक घने जंगल पाए जाते थे जहाँ से हाथी मिलना आसान होता था। अब आप देख सकते हैं कि यह जो बड़ी सेना है यही वजह है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब वह पोरस्त को पराजित करने के बाद भारत की ओर नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि भारत का जो उस समय वहाँ पर नंद वंश का शासन था कि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। इसी वजह से जो सिकंदर की सेना है उसने भारत की ओर आक्रमण करने की आगे हिम्मत नहीं की। दोस्तों, आपने अभी एक बड़ी सेना के बारे में जाना, एक बड़े साम्राज्य के बारे में। मैं आपको यह बता दूं कि यह सब एक अच्छी कर व्यवस्था के बिना संभव नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ में पैसे का उपयोग होता है, इसीलिए
जो कर का सारा बोझ था वह किसान और व्यापारियों के सर पर था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वह तो कर देते नहीं थे। वैदिक काल में कबीलों के लोग अपने सरदारों को अपनी इच्छा से बलि जो वस्तुएं थे वह अर्पित करते थे, परंतु इस समय वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त हो गए जिन्हें बलि साधक कहा जाता था। लेखन के कार्य से कर निर्धारण और कर संग्रह में सुविधा हो गई। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वह उन्होंने लिखना एक तरीके से और हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, जिससे जो सेना था उसका रख रखाव आसान हो गया। इसके अलावा किसानों शिल्पियों को राजा के लिए मुफ्त में कार्य भी करना पड़ता था, एक तरीके से बेगारी भी होती थी। मतलब जो शिल्पी थे और जो किसान थे वह कर तो देते ही थे, साथ में उन्हें महीने में 1 दिन अथवा 2 दिन जो है वह राजा के लिए मुफ्त में कार्य भी करना पड़ता था। उनकी जो खेत होंगे उनमें एक तरीके से बेगारी भी देनी पड़ती थी। सामाजिक वर्गीकरण के विषय में आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं कि किस तरीके से समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग हैं उनके लिए जो सजा का प्रावधान था वह भी अलग अलग था। अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय कोई क्राइम करते थे तो उनके लिए सजा कुछ और होती थी, और अगर वैश्य और शूद्र जो हैं वह क्राइम करते थे तो उनके लिए जो सजा है वह कुछ और होती थी। और जो सजा थी वह बहुत ही अधिक कठोर उस समय होती थी। राजा के जो प्रतिनिधि हैं वह कोड़े लगाना, सर काट लेना, जीभ खींच लेना और आंख फोड़ देने जैसी सजाएं देते थे। एक तरीके से हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख वाला सिस्टम उस समय जो है वह हमें देखने को मिलता है। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।